हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस चैप्टर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज अबाउट द एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एज इन प्रीवियस लेक्चर we have discussed the main enzyme which play a very important role in the DNA replication. It is DNA dependent DNA polymerase. It is the main enzyme. That means कि जो DNA का जो पोलिमराइजेशन होता है ये कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को जिसको हम बोलते हैं पोलिमराइजेशन ऑफ द डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जो रिपीटिंग यूनिट है वो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स है। इट इज द रिपीटिंग यूनिट कि ये रिपीटिंग यूनिट है, इसी का पॉलीमराइजेशन होता है, इससे मिलकर डीएनए बनता है। फिर दूसरा, ये जो एंजाइम है इट इज़ हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। कैसे? क्योंकि इट कैटलाइज द लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं बेस पेयर्स, तो वहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो यू कैन से बहुत सारे होंगे। तो ये जो एंजाइम होगा ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को कैटलाइज करता है, उनको जोड़ता है इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में उनको पॉलीमराइज करता है, उनको जोड़ता है। तो दैट मीन्स जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली, दैट मीन्स दे कैटलाइज द लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ये जोड़ सकते हैं। थर्ड वन इज, अगर हम एग्जाम्पल लें ई कोलाई का, और ई कोलाई के अंदर बेस पेयर्स होते हैं 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर हम ह्यूमन का कंपैरिजन करें तो ह्यूमन के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो डिप्लॉयड सेल होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स आर देयर। लेकिन जब हम ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई के अंदर जो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, इट कंप्लीट्स इन 18 मिनट्स। कि ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये इस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कैटलाइज करता है ओनली इन 18 मिनट्स। और आप देख सकते हैं कि 4.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है। अगर हम एक मीन वैल्यू निकालें, एवरेज रेट निकालें ऑफ यू कैन से पॉलीमराइजेशन, तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट पीरियड में और यू कैन से कितना फास्ट यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि नॉट ओनली फास्ट बट दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, और स्पीड मीन्स फास्ट भी होना है रिएक्शन। अगर इस दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है, मीन्स एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द म्यूटेशन। म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन क्या है? एनी चेंज इन द बेस पेयर, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, यानी चेंज इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो किसी भी तरह की म्यूटेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, डिलीशन हो सकती है। तो इट वुड रिजल्ट ड्यू टू मिस्टेक इन द यू कैन से रेप्लिकेशन प्रोसेस। और जो लास्ट है एनर्जेटिकली जो रेप्लिकेशन है, इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। फिर बात करते हैं कि जो रेप्लिकेशन है उसकी लोकेशन क्या है, ये रेप्लिकेशन होती कहाँ है सेल्स में। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, इट अकर्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होगी। और जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं ड्यूरिंग एस फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, तो वहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट करता है और यू कैन से डीएनए रेप्लिकेट करता है। अगर हम ये प्रोकैरियोट्स को देखें, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर प्रायर टू फिजन, कि जब फिजन करता है मीन्स जब एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होता है, डिवाइड होने से पहले वहाँ पर डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।
ओके, इट इज़ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि कितने सारे एंजाइम्स हैं। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ प्रोटीन फैक्टर्स हैं और कुछ मेटल आयंस हैं विच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यू कैन से डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। पहला स्टेप है ओराई, मीन जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जो डीएनए होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन ये नहीं होता कि कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए के अंदर एक ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जहां से वो इनिशिएट हो सकता है। ओके, रेप्लिकेशन बिगिंस एट ए पर्टिकुलर स्पॉट, उस पर्टिकुलर स्पॉट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ओराई उसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो वो स्टार्ट होगा मीन्स ओराई से होगा, और यू कैन से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए, दे हैज ए सिंगल ओराई, कि इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर और यू कैन से वायरल डीएनए के अंदर तो इनमें एक ही ओराई मिलती है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट और यू कैन से रेप्लिकन। तो यहाँ पर तो एक ही ओराई है तो उसको सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर डीएनए के अंदर जो होगा देयर आर नंबर ऑफ ओराई, बहुत सारी ओराई होती हैं। तो दैट मीन्स इट हैज सेवरल रेप्लिकेटिंग यूनिट्स, जिसको हम सेवरल रेप्लिकेटिंग यूनिट बोलो या सेगमेंट्स बोलो, और रेप्लिकन्स उनको हम कह सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे रेप्लिकन्स और यू कैन से मल्टी रेप्लिकोनिक होती है यूकैरियोट्स के अंदर, जो रेप्लिकेशन मीन्स ओराई होती है। अगर सपोज करो ओराई ना हो, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ द ओराई रेप्लिकेशन विल नॉट अकर्स। तो अगर ओराई नहीं है डीएनए के अंदर तो रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो अगर हम देखें बच्चों, जो ओराई है इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेक्टर फॉर द रिकम्बिनेंट डीएनए, कि हम कहते हैं कि हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है, ओराई, मीन्स टू ऑब्टेन द ओराई, तब हमें इसीलिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो सेकंड स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये चार तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट। इन प्रेजेंस ऑफ यू कैन से फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम एंड एनर्जी दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म्स यहाँ पर बन जाती हैं 3 फॉस्फेट रेजिड्यूज की। दीज आर द एक्टिव फॉर्म्स विच एक्ट एज ए यू कैन से डुअल पर्पज। यहाँ इसके 2 पर्पज हो जाते हैं। पहला पर्पज ये जो है इनका पहला पर्पज होता है दे एक्टिंग एज ए सबस्टेट, कि जो एज ए न्यूक्लियोटाइड की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। दूसरा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, मीन्स ये दोनों तरह एक्ट कर रही है कि एक सबस्टेट का काम भी करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। नाउ द 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स इन द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, कि ये जो आप देख रहे हैं इसके दोनों टर्मिनल पे फॉस्फेट्स मिलेगा, कौन सा, ट्राइफॉस्फेट और हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। ये दोनों क्या है, दोनों टर्मिनल पे फॉस्फेट लगी हुई है, विच इज हाई एनर्जी फॉस्फेट एज इन केस ऑफ द यू कैन से एटीपी, जैसा कि एटीपी के अंदर होता है। तो वहाँ से जब इसके हाइड्रोलिसिस होगा, मीन्स इनका हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज्ड इन द यू कैन से पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप ऑफ द यू कैन से डीएनए रेप्लिकेशन, मीन्स एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, कि अब जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है कैसे, देखिए जरा मैं डायग्रामेटिक भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ जो हेलिकेज एंजाइम है वो अनवाइंडिंग का काम करता है, डीएनए को ओपन करने का काम यहाँ पर वो करता है। ओके, देखिए जरा कि हमें पता है कि हमारे पास ये
डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, इसके साथ ये एक्सपोजर टू पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स मींस एट द ओराई, कि जहां पर भी ओराई होगा, सपोज यहां पर ओराई है, ठीक है ना, या यहां पर ओराई है। ओके, इट इज द साइट ऑफ द ओराई जहां से यू कैन से डीएनए रेप्लिकेशन में स्टार्ट होनी है, इट इज ओराई। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से यू कैन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। एट द ओराई एंजाइम हेलिकेज एक्ट, कि यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा एंजाइम हेलिकेज जहां पर ओराई होगा। ओके, एंड अनवाइंड, क्या करेगा, अनवाइंडिंग टू स्ट्रैंड्स, अनवाइंडिंग मींस इनको ओपन करेगा। ओके, ऑफ डीएनए बाय डिस्ट्रॉइंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्यों, हमें पता है कि यहां पर अगर ए है तो यहां बीच में इसके टी लगा होगा और यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है, एच बॉन्डिंग। तो ये जो हेलिकेज है ये इस एच बॉन्डिंग को डिस्ट्रॉय करेगा और यहां से इसको ओपन कर देगा। एज ए रिजल्ट ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। कैसे हो जाएगा कि हम ये स्टैंड ऐसे देख सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास दो स्टैंड है और ये इस तरह का वाई शेप स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। दैट मीन्स कि इनके बीच में यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हट गई है, तो यहां से इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये जो हिस्सा बना दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क, इसको हम बोलते हैं। ओके, कि सपोज हमारे पास ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम डीएनए यहाँ पर होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम ऐसे होगा। नाउ देखिए नेक्स्ट, द एक्सपोज्ड यू कैन से सिंगल स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी, कि ये जो स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं, ये स्ट्रैंड्स अलग हुए हैं तो इनको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर सिंगल हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटीन्स होंगे जो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे। इसको सिंगल स्टैंडर्ड को मीन्स इन सिंगल स्ट्रैंड्स को सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये है एसएसबी, दीज आर द एसएसबीपी, जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर होते हैं और वो यहाँ पर इन सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू द अनवाइंडिंग ए सुपर कोइलिंग गेट डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द डीएनए अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फोर्क, कि जब अनवाइंडिंग हुई है तो यहाँ इस एरिया के अंदर एक टेंशन डेवलप हो गई है, एंड दैट टेंशन इज यू कैन से रिलीज्ड बाय द एंजाइम यू कैन से दैट इज कॉल्ड टोपोआइसोमरेज। ये इस टेंशन को रिलीज करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में यहाँ पर टोपोआइसोमरेज बाइंड कर जाएगा टू रिलीज दैट टेंशन विच इज ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर बाइंड हो गया टोपोआइसोमरेज, यहाँ पर एक्ट करता है, जो क्या करता है, इट रिलीज द यू कैन से टेंशन एट द यू कैन से वाइंडिंग साइट। ना अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ये जो टेंशन यहाँ पर यू कैन से फोर्क के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ अनवाइंडिंग के दौरान हो जाती है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डीएनए गायरेज एंजाइम होता है जो टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी को यहाँ पर करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, कि अब आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। इतना स्टेप होने के बाद अब यहाँ पर प्राइमर लगेगा, मीन्स डीएनए सिंथेसिस यहाँ से बिगिन होगी, वो स्टार्ट होगी। वो कैसे होगी, एट द फ्री 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे देखिए 3 प्राइम एंड ये है फ्री, ओके, एंड फोर्क एंड ऑफ द सेकंड स्टैंड। अब फोर्क एंड यहां पर है, ये एंड इसकी बात कर रहे हैं, ये फोर्क एंड होगा, फोर्क एंड, ठीक है ना। और ये 3 प्राइम एंड ऑफ 1 स्ट्रैंड, इसकी बात हम कर रहे हैं। ए स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से यहां पर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट आरएनए का बनता है, एंड दिस सिंथेसाइज्ड आरएनए इज कॉल्ड प्राइमर, जो कि 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। मींस
यहां पर क्या होगा, ऐसे प्राइमर लग जाएगा। क्या लग गया यहां पे, प्राइमर, और दूसरा यहां पर प्राइमर लग जाएगा। इस तरह से यहां पर भी प्राइमर बाइंड कर जाएगा। नाउ अब ये जो प्राइमर यहां पे लगा है, मीन्स प्राइमर यहां पे भी लग गया है और प्राइमर यहां पर भी लग गया है, दोनों जगह क्या लगा दिए हैं अब, प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है कि दे प्रोवाइड द साइट फ्रॉम वेयर यू कैन से डीएनए सिंथेसिस विल बिगिन। तो विच फंक्शन एज यू कैन से 5 प्राइम एंड ऑफ द यू कैन से न्यू स्ट्रैंड, कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए यहां पर ये क्या होगा, 5 प्राइम एंड बनेगा नए सेगमेंट के लिए। ये 5 प्राइम एंड यहां पर बनता है, द स्ट्रैंड टू बी सिंथेसाइज्ड। दूसरा, इट प्रोवाइड्स 3 OH मीन 3 प्राइम OH ग्रुप फॉर द जॉइनिंग ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा, इस साइड में क्या होगा, यहां पर एक 3 प्राइम OH ये प्रोवाइड करता है प्राइमर, कि इस साइड में इसके प्राइमर के 5 प्राइम होगा, इस साइड में 3 प्राइम OH ग्रुप लगा होगा, विच प्रोवाइड टू द डीएनए यू कैन से न्यूक्लियोटाइड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू बी यू कैन से बेस पेयरिंग। अब क्या होगा, यहां पर बेस पेयरिंग यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप इज बेस पेयरिंग। अब 5वें स्टेप में क्या होगा कि बेस पेयरिंग होगी, कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जब वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, मीन्स उनके बीच में बेस पेयरिंग होती है, मीन्स एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, ओके, एंड ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। तो देखिए कैसे है, द 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स इन द एरिया ऑफ द रेप्लिकेशन, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं, ओके, ये रेप्लिकेशन फोर्क है जो अलग अलग हो गया। नाउ फंक्शन एज देयर नाइट्रोजनस बेसिस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स DATP अपोजिट टू T, मीन्स कि अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर सपोज T है, ओके, यहाँ पर क्या है, सपोज T है, तो उसके सामने इस स्टैंड पे यहाँ क्या आएगा, इस स्टैंड पे आएगा यहाँ पे DATP आएगा, ओके। तो ये अपोजिट में आएंगे। इसी तरह DTP है, उसके अपोजिट A, DCTP कम्स अपोजिट टू G एंड DGTP कम अपोजिट टू C। तो ये बेस पेयरिंग यहाँ पर हो जाती है। नाउ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिमूव द 2 फॉस्फेट फ्रॉम द फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरेट न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर फॉस्फोराइलेटेड, जिसको हमने बोला है कि ये ड्वेल पर्पज होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, ये हमें सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे फॉर द पॉलीमराइजेशन एंड चेंज देम इनटू मोनोफॉस्फेट स्टेट टू रिलीज एनर्जी विच इज यूज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ H बॉन्डिंग। कि जैसे आप देखिए DATP है, ये क्या है, फॉस्फोराइलेटेड हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह DGTP है, DCTP है एंड DTTP है, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों, इनमें से जो 2 फॉस्फेट्स मॉलिक्यूल्स है ये बाहर निकल जाएंगे एंड देयर इज रिलीज ऑफ द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको बनाने में हेल्पफुल होती है, कि जिसकी हेल्प से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो दोबारा से इन दोनों के बीच में बन जाएंगे। मीन्स अगर यहाँ T है तो इधर A है, तो A और B के बीच में यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बन जाएगी विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी। नाउ कम टू द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। जैसा कि आप डायग्राम से ध्यान से देखिए कि नया स्ट्रैंड बनता कैसे है, कि जैसे हमने यहाँ पे देखिए कि प्राइमर यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 4 के 1 एंड पे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और हमें पता है कि जो हमेशा सिंथेसिस होगी डीएनए की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो सकती है। इस सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। इसका मतलब इस स्ट्रैंड पे मीन्स द स्ट्रैंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसकी जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये एक यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। क्या बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है ना, या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इसको हम बोल सकते हैं, ऑन विच यू कैन से द डीएनए सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, ये 3 प्राइम की डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह जो प्राइमर है वो 4 के एंड पे लगेगा दूसरे स्टैंड पे, तो ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस यहाँ पर होती है। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स में आप देख रहे हैं जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, एंड दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दे आर कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
नाउ इन द फाइनल डायग्राम यू विल बी एबल टू सी हेयर कि वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस, एक तो लगातार 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सिंथेसाइज हो रहा है, ओके, और दूसरा क्या हो रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज हो रहा है जो कि फ्रेगमेंट्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो जुड़ते जाएंगे और उनको जोड़ कौन रहा है, उनको लाइगेज एंजाइम यहाँ पर जोड़ देता है, ओके। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स दे आर एबल टू सिंथेसाइज द यू कैन से न्यू डीएनए। नाउ कम टू द न्यू स्ट्रैंड्स इज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मीन्स हमेशा जब भी पॉलिमराइजेशन होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमरेज जो पॉलिमराइजेशन करता है न्यू डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड। मीन्स ये हमारे पास ये लीडिंग स्ट्रैंड इस मीन्स कंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे बनेगा। दूसरा ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन फ्रेगमेंट्स, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, एंड द फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। एंड दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय द एंजाइम लाइगेज, और जो एंजाइम लाइगेज है इनको वो ज्वाइन करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है बच्चों कि इसकी प्रूफ रीडिंग होती है कि यहाँ पर जो ये जो स्ट्रैंड बना है ये प्रॉपर बना है या नहीं बना है, ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बेस पेयर अगर रॉन्ग ऐड हो गया है तो उसको वहाँ से रिमूव करता है, और रिमूव कौन करता है, इट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करेगा उतना ही बैक जाएगा, और बैक जाने के बाद क्या करेगा रॉन्ग बेस पेयर को वहां से रिमूव कर देता है। मीन्स बीच में से जो बेस पेयर अगर रॉन्ग ऐड हो गया उसको रिमूव कर देगा और नए को ऐड कर देगा, और उसके बाद वो फॉरवर्ड जाएगी प्रोसेस। इन दिस वे प्रूफ रीडिंग इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग द यू कैन से रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो in this way we will be able to synthesize or you can say able to learn about the DNA replication। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर जरूर करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।